नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की क्लास में होने वाले हैं नया टॉपिक, एक व्यंजन। स्वर खत्म हो गए हैं और व्यंजन स्टार्ट होने वाले हैं। व्यंजन व्यंजन स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगली क्लास में जो कुछ भी हम बताए हुए थे उसको जो है रिकॉल करा दे रहे हैं, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम बताए हुए थे स्वर का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे ये अ आ कहाँ से उच्चारण स्थान होते हैं, तो ये कंठ से होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ। और वर्ग जो है कंठीय हो गया। और जो है ई उच्चारण स्थान इसका तालु से होता है और वर्ग तालव्य हो गया। ऊ ओष्ठ से होता है, होठों से, तो इसका वर्ग जो है ओष्ठीय हो जाएगा। तो उसके बाद बताए हुए थे री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, री जो है मूर्धा से होता है, उसका उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ और वर्ग उसका मूर्धन्य हो गया। तो इसी तरह जो है फिर ए और ऐ को उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु से होता है, ए और ऐ कंठ तालु से होता है, तो इसका वर्ग कंठ तालव्य हो जाएगा। और इस औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ से होता है, तो कंठ, इसका वर्ग जो है कंठ ओष्ठीय हो जाएगा। तो आज की कल इतना तक हम बताए हुए थे। तो आज की क्लास में व्यंजन स्टार्ट होने वाले हैं। तो व्यंजन हम किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ये चिन्ह का नाम उद्धरण चिन्ह हुआ, ये डबल उद्धरण चिन्ह है, उधर से भी उद्धरण चिन्ह लगा दिए हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो है एक एरो और लगा लीजिए। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। यदि हम इसको जो है कोई वर्ण लेते हैं, इसमें जो है हम वर्ण का उच्चारण जब करेंगे तो क में जो है स्वर की सहायता हमको लेना पड़ता है। इसी तरह स्वरों के बिना हम व्यंजन का उच्चारण स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन बिना स्वर वाले व्यंजन में
बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है जिससे हम आधा व्यंजन भी कहते हैं। आधा व्यंजन भी कहते ये जो है व्यंजन का डिफिनेशन है, ये व्यंजन का परिभाषा है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो है स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं, जिसे हम आधा व्यंजन भी कहते हैं। अगला एरो में लिखिए, हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं, स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। हल लगे व्यंजन को हलंत तथा स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। अजंत कहते हैं। हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं, स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं, हल लगे व्यंजन को हलंत तथा स्वर लगे व्यंजन को हम अजंत कहते हैं। जिसमें हल लगा हुआ रहता है तो उसको जो हम हलंत बोलते हैं। नीचे में हल लगा हुआ रहता है, जैसे कि क, इसमें हल लगा हुआ है, इसको हम हलंत बोलते हैं। अगला हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में जो है व्यंजनों की संख्या 39 होते हैं। 39 बोलते हैं उसको, 39 नहीं 39। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 होते हैं। तो कौन कौन सा व्यंजन में होगा, यानी कि 25 होगा अस्पष्ट व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन होगा, 4 संयुक्त व्यंजन होगा, 4 उष्ण व्यंजन होगा, 2 द्विगुण व्यंजन होगा, तभी 39 पुरता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितना होते हैं, 39 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं उसको हम देखेंगे। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39। पोस्ट में लिख लीजिए 25 अस्पष्ट व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 अस्पष्ट व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 उष्ण व्यंजन,
उष्म, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, 4 संयुक्त व्यंजन होती है। तो 39 में कौन कौन सा है? 25 जो है अस्पष्ट व्यंजन, 25 अस्पष्ट व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 उष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगु व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? 25 अस्पष्ट व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये सबको हम बारीकी से देखेंगे आगे में। तो फिर एक एरो लगा के लिखिए। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो क से ह तक मानी गई है, क से ह तक मानी गई है। परंपरागत रूप से रूप से परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या संख्या 33 क से ह तक, क से ह तक मानी गई है। क से ह तक मानी गई है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितने मानी गई है? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, क से ह तक, क से ह तक। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? 39 होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? 39 होते हैं। अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, 25 अस्पष्ट व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्ण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगु व्यंजन होती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, क से ह तक। अगला एरो में लिख लीजिए। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। सामान्यतः लिख लीजिए। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में प्रत्येक व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के भिन्न भिन्न स्वरों के
साथ, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का निम्न प्रकार होती है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का निम्न प्रकार होते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार निम्न प्रकार होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का निम्न प्रकार होता है। तो निम्न प्रकार में जो है व्यंजन को लेते हैं। जब स्वर आएगा वे जो है अपना स्वर कौन कौन सब यानी कि व्यंजन के साथ कौन कौन सब स्वर आते हैं वे निम्न प्रकार जो आते हैं उसको हम देखते हैं। क, का, की, को, किरी, के, को, कम, या इसको हम क चौन बिंदु बोलते हैं। क, ये स्वर के साथ जो है ये व्यंजन में जो स्वर के साथ स्वर आए हुए हैं तो ये जो है भिन्न भिन्न रूपों में आए हुए हैं। तो इसको जो है हम 12 खड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है 12 खड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। इसको क का की कु के को, क का की कु किरी के कौ कम, या इसको हम क चंद बिंदु भी बोलते हैं। और क इसका नाम जो है इसको जो हम 12 खड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको जो हम 12 खड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो है उच्चारण स्थान जो है उच्चारण स्थान इसके बाद जो है उच्चारण स्थान आते हैं। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, इसका उच्चारण स्थान आते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान को भी हम देखते हैं। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण
पंचम वर्ण। क वर्ग, क वर्ग को जो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। च ट वर्ग, वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। क वर्ग को कंठ से उच्चारण स्थान करते हैं। च वर्ग, क वर्ग को प्रथम वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग को, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? च वर्ग का तालु से। च वर्ग का तालु से उच्चारण स्थान होता है। च च छ ज क वर्ग ट क वर्ग च, क वर्ग च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। च, छ, ज, झ, या। ये सब जो यहाँ है पंचमा अक्षर जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ट तालु दंत, ट वर्ग का दंत से, दंत से उच्चारण ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, न। ये पंचमा अक्षर जो है अनुस्वार में, सबका पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा। ट को मूर्धा, तो को दंत, त का उच्चारण स्थान ट वर्ग का दंत से हो जाएगा। त, थ, द, ध, न। प का उच्चारण स्थान जो है प का ओष्ठ से हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान प का ओष्ठ से, होठों से, होठों से। प का उच्चारण स्थान होठ से हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म।
जब हम उच्चारण करते हैं ना तब इसका पता चल जाता है कौन कहाँ से उच्चारित होता है। क वर्ग का, जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कीजिए तो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है कंठ से इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। जब च वर्ग का करिएगा तो च वर्ग का जो है तालु से उच्चारण स्थान हो जाता है। च, छ, ज, झ, य, ये जो है तालु से होता है। ट वर्ग का जो है मूर्धा से होता है। ट वर्ग का मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, जहाँ से हम री का आवाज़ निकालते हैं वहीं से ट वर्ग का भी निकलता है। ट, ठ, ड, ढ, न। त का जो है दंत से होता है। त, थ, द, ध, न। प वर्ग का जो है प वर्ग ओष्ठ से होता है। प, फ, ब, भ, म। अब जो है अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। ये कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण, इसका ये कौन कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन में आते हैं और उष्म व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में ये कौन कौन सा वर्ण आते हैं, इसको हम देखते हैं। ये जो है पंचमा अक्षर सब जो है ये पांचवा अक्षर जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा। ये अनुस्वार में कैसे बदल जाएगा इसको जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि गंगा हम लिखते हैं, गंगा, जब हम संस्कृत में इसको लिखते हैं ग, ऐसे हम लिखते हैं। संस्कृत में लिखते हैं तो हम इसी तरह लिखते हैं। ये जो है अनुस्वार पंचमा अक्षर में, ये अनुस्वार पंचमा अक्षर में बदल गया है। इसी तरह आगे में हम इसको देखेंगे। तो इसी तरह जो है अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में जो है य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन में आएगा। उष्म व्यंजन में तब देखते हैं उष्म व्यंजन कौन सा वर्ण आएगा। उष्म व्यंजन में जो है तालम स, मूर्धन स, दन स, ह, तालम स, मूर्धन स, दन स, ह। उष्म व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन में देखते हैं संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा अक्ष, तर, सर, ज्ञ। द्विगु व्यंजन में आ जाएगा द्विगुण व्यंजन में द्विगु व्यंजन में आ जाएगा र और ढ, र और ढ। क, ख, ग, घ ये व्यंजन है। अंग, झ, यदि हम ये हलंत नहीं लगाएंगे तो ये व्यंजन नहीं हो पाएगा। इसमें जो है यदि हलंत हम नहीं लगाते हैं तो इसमें जो है
इसमें व्यंजन हम हलंत नहीं लगाते हैं तो ये व्यंजन नहीं हो, इसमें जो है तब स्वर आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, स्वर रहता है, स्वर का अंश रहता है, स्वर अपना रूप में रहता है। तो आज की क्लास यहाँ तक है और आगे की ओर देखा जाएगा। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है।